पिछले क्लास में हमने मुख्य परीक्षा के बारे में बहुत सी बातों पर चर्चा किया था और अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर मुख्य परीक्षा में जो लेखन शैली है, लेखन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब हाउ टू राइट बेटर आंसर, एक बेहतर आंसर कैसे देना है। गुड आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो निश्चित रूप से आपको दूसरों से बेहतर करना होगा, बेटर करना होगा। यू हैव नॉट टू सेटिस्फाइड विथ गुड आंसर बट यू हैव टू प्रिपेयर विथ बेटर आंसर। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए मेन एग्जामिनेशन में क्या है, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ सभी लोग मेहनत करते हैं, अच्छा करें, लेकिन मेन एग्जामिनेशन का दो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपकी तैयारी को धारदार बनाएगा। पहला है थॉट। आपको किसी भी विषय वस्तु पर अपनी सोच बनानी है, किसी भी विषय वस्तु पे आपका अपना मौलिक थॉट होना चाहिए, फंडामेंटल थॉट, ओरिजिनल थॉट होना चाहिए। जैसे आप पॉवर्टी को लेकर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, भारत की अदर समस्याओं के बारे में बात करें, जैसे अभी श्रम कानून जैसे नया चीज़ आ रहा है, आप लेबर रिफॉर्म्स के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ पर जब आपका थॉट होगा कि आखिर लेबर रिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, तो एक तो आपको गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से सोचना है, दूसरा नीचे आम जनता की तरफ से सोचना है। मतलब थॉट जो है, थॉट प्रोसेस भी मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। मतलब ये मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, न कि आप यूनिलेटरल वे में सोचें। तो मल्टी डायमेंशनल थॉट होगा तब आपका आंसर में डाइवर्सिटी आएगी, विविधता आएगी और मार्क्स बेहतर मिलेगा। और दूसरा जो पार्ट है ये है राइटिंग स्किल का। राइटिंग तो आप सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन में अगर लिखना ही तो है, बट राइटिंग इज एन आर्ट, तो दैट आर्ट इज डिपेंड अपॉन योर राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल को कैसे हम बेहतर करें, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जब हम हॉल में आएंगे तो आपको सबसे पहले, चूंकि हमने बताया कि थॉट को डेवलप करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2-4 सेकेंड रुकिए, दोबारा आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप सोचिए कि आखिर उसमें क्वेश्चन में क्या है ना, भाव क्या है, की वर्ड क्या है, की पॉइंट क्या है उस क्वेश्चन का, क्या लिखना है एंड कैसे लिखना है, व्हाट इज टू राइट एंड हाउ इज टू राइट। तो क्वेश्चन को मेरे विचार से आप कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए, 3 बार जरूर पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद आपका माइंड सेट उस क्वेश्चन पे है ना पूरा आइडेंटिकल फेज में आएगा, तब आप क्वेश्चन को समझने लगेंगे, थॉट आपका क्लियर होगा और तब लिखना आप शुरू करेंगे। चलिए यहाँ पर हम आ रहे हैं 3 बातें मेंस के, है ना, राइटिंग के लिए 3 बातें यहाँ पर है। जैसे सबसे पहली बात है कि कंटेंट क्या होगा। जब क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जब 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको विषय वस्तु क्या है, आखिर क्वेश्चन से में क्या डिमांड किया गया। दूसरा, उस कंटेंट को आप किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन, ठीक है, व्हाट आर द कंटेंट्स एंड हाउ टू प्रेजेंट, 2 चीज़ है। इन दोनों के बीच में है लैंग्वेज, भाषा। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। मतलब राइटिंग स्किल में बेसिकली ये 3 बातें ध्यान रखें। 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला है सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट्स। अब देखिए कंटेंट में क्या क्या चीज़ है। कंटेंट जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का अपना एक डिमांड होता है और आपने डिमांड सप्लाई का रूल भी पढ़ा है। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंगली ही आपका आंसर को सप्लाई करना है। इट मीन्स कि आपके आंसर में क्वेश्चन की समझ के साथ साथ जो विषय वस्तु होगी वह विषय वस्तु रिलेवेंट होना चाहिए। ये सेकंड नंबर लिखा हुआ रिलेवेंट, प्रासंगिक होना चाहिए। मतलब प्रश्न के डिमांड के अनुसार आंसर को रिलेवेंट बनाना ही राइटिंग स्किल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा, इसमें मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नहीं कि कहीं पढ़े उसको उतार दिए। मौलिकता कहाँ से आएगी। मौलिकता आने के लिए हमने पहले बताया था, पढ़ना तो सबको है, आपको अपना थॉट बनाना है, आपको अपनी सोच बनानी है। सोच गहराई तक होना चाहिए, मतलब डेप्थ में सोचना है और पूरा वाइड में भी सोचना है, कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटेंसिव।
दोनों तरह का आपको सोचना होगा, तब आकर मौलिकता आएगी। ऐसे पढ़ लेने से, रट लेने से नहीं आता है। इसीलिए मार्क्स में अंतर आता है। कोई टॉपर का मार्क्स बेहतर क्यों होता है? क्योंकि उसके राइटिंग में बनावटीपन नहीं होता है, मौलिकता होती है, प्रासंगिकता होती है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आंसर में प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, तो ऑथेंटिक होना चाहिए आंसर। ऑथेंटिक क्या? आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सोर्सेज है, चाहे वो इतिहास का हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, बुद्धाज के बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में आप आंसर लिख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिख रहे हैं, इवन की ज्योग्राफी में आप वोल्केनो के बारे में लिख रहे हैं, अर्थक्वेक के बारे में लिख रहे हैं, मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी में आप जैसे भी गवर्नर पे बहुत चर्चाएँ चल रही हैं, कोर्ट का डिसीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो सोर्सेज है, ठीक है, सोर्स कहाँ से आया, आप जो पढ़ रहे हैं उसका स्रोत क्या है? तो स्रोत निश्चित रूप से ऑथेंटिक होने चाहिए। ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, उसी ज्ञान को आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से लिखेंगे, तो मार्क्स भी आपका बेहतर आएगा औरों से। दूसरा, जो डाटा है, आप किसी अखबार में पढ़ते हैं, किसी न्यूज़ में आप सुनते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि एक ही विषय वस्तु पर डाटा अलग अलग हो सकता है, मे भी पॉसिबल, आपने देखा भी होगा। तो आपको जो डाटा लेना है, ऑथेंटिक सोर्सेज लेना है, खास करके जो गवर्नमेंट का डाटा है। जैसे मान लीजिए बिहार में गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, या फ्लड या ड्राउट की बात करेंगे, तो उसमें जो डाटा है, तो डाटा कहाँ से आएगा? तो जाहिर है, आप जैसे कि एक मैगजीन है, योजना मैगजीन आप पढ़ते होंगे, योजना पब्लिकेशन डिवीज़न से आती है, उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो डेटा गवर्नमेंट के आंकड़ों से लिए जाते हैं। या फिर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा होता है जो गवर्नमेंट का प्रमाणिक आंकड़ा होता है। बजट आप पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा आंकड़ा होता है, ठीक है। या फिर अब बिहार के, जैसे हमने बताया फ्लड ड्रॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपदा प्रबंधन विभाग ही है इसके लिए, तो आपदा प्रबंधन विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसका जो आंकड़ा है, उसका जो डाटा है, उसको आप अगर यूज करते हैं तो निश्चित रूप से वो ऑथेंटिक डाटा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और उसमें क्या होगा, आपको कॉपी चेक करने वाले देखेंगे कि वह डाटा इसने सही प्रस्तुत किया और आपको मार्क्स मिलेगा। तीसरा है इसमें लॉजिक, आपका लॉजिक, आपका तर्क, मतलब जो सोर्सेज है, डेटा है, उसको आपकी जो लॉजिक है, इस लॉजिक में भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए, प्रमाण के साथ तर्क। विदाउट प्रमाण का तो तर्क कोई वैल्यू ही नहीं है। लॉजिक तो इनवैलिड हो जाएगा जब वो ऑथेंटिक है नहीं, सत्य है नहीं। तो मतलब ये सत्य की खोज एक तरह से करना है आंसर में, राइट। अब देखिए, जब आंसर हम लोग लिखते हैं, तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आंसर को आपका सारगर्भित बनाएगा। सारगर्भित होने के साथ साथ आंसर संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड आंसर हैव टू बी राइट इन द एग्जामिनेशन। तो बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस कहता है कि यहाँ पर बहुपक्षीय होना चाहिए आंसर। बहुपक्षीय का मीन्स कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है, जैसे कोई कारण पूछा, परिणाम पूछा, इम्पैक्ट उसका पूछा, या उसके बहुत सारे मल्टी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपको लिखना है। मतलब एक पॉइंट पर रहकर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना है और उसको लिखना है। मल्टीलेटरल अप्रोच आपको अपनाना है बैलेंस्ड आंसर के लिए। तीसरी बातें हैं, ये प्रपोर्शनेट होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। प्रपोर्शनेट का सेंस, किसी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 पार्ट होता है, किसी किसी में 3 पार्ट होता है। जैसे बीपीएससी की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जो बड़ा वाला क्वेश्चन है 38 मार्क्स का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 36 मार्क्स का है। आप 38 मार्क्स में आप देखेंगे कि कभी कभी 19 मार्क्स का होता है, 2 पार्ट होता है, या कहीं कहीं एक ही क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होता है। तो आपको उस अनुसार प्रपोर्शनेट वे में लिखना है, एक बेहतर आंसर के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स है, किसी एक एस्पेक्ट्स को हम पूरा बहुत बड़ा लिख दिए और दूसरा जो एस्पेक्ट्स में कम लिखे। जैसे सपोज कीजिए कि 38 मार्क्स का है, इसमें अगर 2 ही पार्ट है, 19 + 19, आप हो सकता है कि आंसर आप लिख रहे हैं, आधा घंटा आपको लग रहा है, और ये एक पार्ट को लिखने में ही आपका, है ना, आधा ज़्यादा समय लग गया, तो जाहिर है कि आपको इस पर आपका क्या होगा, वेटेज कम हो जाएगा। तो वेटेज कम हो जाएगा तो इसका जो मार्क्स होगा काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी कम मार्क्स हो जाएगा। तो इसमें सपोज कीजिए अगर 9-10 नंबर आप ले भी आते हैं तो यहाँ 3 से 4 नंबर आएगा,
क्योंकि आपने कंटेंट नहीं दिया, आपने बैलेंस नहीं लिखा, प्रोपोर्शनल से वे में नहीं लिखा, तो नंबर आपको क्या हो गया, ये 13 से 14 नंबर आएगा मात्र। तो इससे क्या होगा, मार्क्स काफ़ी डाउन हो जाता है। अगर इसको हम बैलेंस लिखते हैं, यहाँ भी उतना ही समय देते हैं, कंटेंट लिखते हैं, विषय वस्तु को यहाँ भी लिखते हैं, तो जाहिर है कि अगर हमको 10 यहाँ आ रहा है तो 10 यहाँ भी आएगा, ये देखिए मार्क्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 से 7 नंबर का अंतर है एक गलती से। एक एक नंबर पे कितने स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ तो 6 से 7 नंबर का अंतर आ रहा है। ठीक है। अब तीसरी बात है विस्तार, सर्कमफ्रेंस, परिधि, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द आंसर। ठीक है, लेंथ ऑफ द आंसर। वहाँ तो पेजेज होते हैं, अब तो कमीशन ने क्या किया है कि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद ही आंसर के लिए सीट दिए रहते हैं, जगह दिए रहते हैं, फिर अगला क्वेश्चन उसके बाद रहता है, उसके अंदर ही आपको लिखना है। लेकिन यह देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे क्वेश्चन 8 नंबर का रहता है, 7 नंबर का भी रहता है, हमने अभी बताया था 38 नंबर का बड़ा क्वेश्चन रहता है, 36 मार्क्स का रहता है ना साइंस टेक में। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको टाइम को भी बांधना है, टाइम लिमिट के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको उसका लेंथ भी देना है कि हमें आंसर 150 शब्दों में देना है, 200 शब्दों में देना है या 500-600 शब्दों में देना है। ये सारे एक्सटेंशन डिपेंड करेंगे मार्क्स पर। तो इसके मार्क्स अकॉर्डिंगली आपको विस्तार भी देना है या फिर कंटेंट उतना में अट जाना चाहिए। अदरवाइज आंसर को आपको प्रेजेंटेशन को चेंज करना है और इसमें बहुत सारी चीज़ का पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन इस तरह से आपको देना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। लिखा हुआ है, देखिए टाइम, मार्क्स एंड टाइम लिखा हुआ है, तो आपको इसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। तो ये पहले जो कंटेंट से रिलेटेड जो सारी बातें थी वो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने के समय क्या होता है कि जो भाषा होती है, हमारी अपनी भाषा या राइटिंग की भाषा, वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, कभी कभी आजकल हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग जिससे गांव में रहते हैं और वहाँ से पढ़कर आते हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा उनकी भाषा काफ़ी पकड़ होती है, काफ़ी बेहतर बोलते हैं, काफ़ी बेहतर लिखते भी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्यार्थियों को हमने देखा है कि लोकल टोन आ जाता है बोलने में, कुछ शब्द लोकल आता है और जो बोलते हैं वही लिखने में भी लिख देते हैं। इससे बचना है। मतलब जो आप लिख रहे हैं ना, तो आपके जो आप बोलते हैं, आपके टंग के थ्रू जो बोला जाता है, उसको ध्यान रखिएगा कि बोलने में और लिखने में दोनों में अंतर है। तो राइटिंग की अपनी एक अलग भाषा है, जिसमें भाषा में 2 बातें आएंगी जो आप राइटिंग में यूज करते हैं या बोलने में यूज करते हैं। एक होता है वर्ड, शब्द, दूसरा है वाक्य। ठीक है, वाक्य, सेंटेंस जो बनाते हैं। तो शब्द जो है, तो पहला चीज़ कि शब्द, सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना है और वो शब्द होगा, सरलता उसमें होनी चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड का यूज करना है, कहीं से चांद से मंगल से जाकर के नए नए शब्द ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए, सटीक शब्दों का प्रयोग कीजिए और संक्षिप्त भी होना चाहिए शब्द और वाक्य दोनों में। ठीक है, संक्षिप्तता का ध्यान रखना है, काफ़ी लंबा वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है। तो सरल सटीक शब्द होने चाहिए, संक्षिप्त वाक्य होने चाहिए, बहुत लंबा लंबा वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, सरलता, सटीकता, संक्षिप्तता के साथ शुद्धता काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं जो राइटिंग में क्या करते हैं, का, की में बहुत से गलतियां करते हैं, ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा होता है। तो शुद्धता को ध्यान में रखना है। शुद्धता में जैसे हमने बताया कि वर्तनी की अशुद्धियाँ आती रहती है ना, वर्तनी की अशुद्धियाँ आती रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। हर्षिकार, दीर्घिकार हिंदी वाले में ज़्यादा गलतियाँ होती है, इंग्लिश में ए ई भी लिखने में बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये वर्तनी पे ध्यान रखना है, स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। दूसरा, व्याकरण संबंधी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है उससे ही बचना है। ये बहुत भारी बात नहीं है, प्रैक्टिस से हो सकता है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा होगा ही, पहले से बचपन से हम लोग हिंदी इंग्लिश जो भी है ग्रामर पढ़ते आए हैं, तो अच्छा होगा। ये बातें कही जा रही हैं जिनको सुधार करना है उनके लिए, या फिर जिनको और बेहतर करना है, बेहतर मार्क्स लाना है, एक एक नंबर बढ़ाना है हर एक क्वेश्चन में, उनके लिए है कि ये स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है। दूसरा है वाक्य विन्यास। ठीक है, मतलब सेंटेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, वो आपको बेहतर तरीके से करना है। संक्षिप्त तो होना ही चाहिए, सरल तो होना ही चाहिए, छोटे छोटे वाक्य बनेंगे और वाक्य प्रभावी होना चाहिए। मतलब प्रभावी वाक्य शैली होनी चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए।
इम्पैक्ट डालना चाहिए, तभी कॉपी चेक करने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स बेहतर मिल सकता है। इसके बाद वहाँ पर आता है बहुत सारे जो शब्दावली है, ठीक है ना। शब्दावली में देखिए हमने बात किया है, शब्दावली में 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो शब्दावली प्रांजल होना चाहिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा बेहतर, सटीकता जैसे हमने पहले बताया था। दूसरा सरलता यहाँ है ही, तत्समी प्रयोग, तद्भव शब्द का प्रयोग कम से कम करना है। जो एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है, आपको ओरिजिनल शब्द का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा है, कहीं कहीं विद्यार्थी क्वेश्चन रहता है कि भाई अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई इंग्लिश वर्ड जो टेक्निकल वर्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर कोई भी आंसर लिखने में कोई भी टेक्निकल टर्म आता है, आप इंग्लिश का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई प्रोवर्ब है, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टर्म है आप लिखना चाहते हैं, उसको आप अंग्रेजी को ब्रैकेट में लिख करके, है ना, ब्रैकेट में आप अंग्रेजी के शब्द को डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे कोई निगेटिव, है ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये सारे थे भाषा से लेकर। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी जानकारी है, आपने कंटेंट को बेहतर किया, आपका भाषा बेहतर है, तो फिर प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। जब आंसर लिखते हैं या कहीं भी कोई भी चीज़ जो देखने में अच्छा लगता है, वही सामने वाले को अट्रैक्ट करता है और तब वह व्यक्ति खुश होकर आपको मार्क्स देता है। तो उत्तर कैसा दिखता है, आप जो लिखते हैं वो देखने में कैसा है, तो जाहिर है कि इसके लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है हैंड राइटिंग। मतलब राइटिंग स्किल का एक पार्ट हैंड राइटिंग भी होगा, सुलेखन होना चाहिए। लेखन के साथ साथ सुलेखन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा जान रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा विषय वस्तु बहुत अच्छी है हमारी, कंटेंट मेरे पास बहुत अच्छा है, भाषा हमारी अच्छी है, और राइटिंग अगर गड़बड़ है तो पढ़ने वाले को अगर वो इलिजिबल लगेगा, अस्पष्ट लगेगा, तो जाहिर है कि मार्क्स की कटौती हो सकती है। इसको भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चलो सब जानकारी होना चाहिए, मेंस के आंसर में स्पेलिंग या फिर राइटिंग बहुत मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है। अगर आप समझिए कि 5 विद्यार्थी है, अब 5 में से हमको किसी अगर 2 का सिलेक्शन करना है, अब 5 का राइटिंग अलग अलग है, 2 अच्छे राइटिंग वाले विद्यार्थी हैं तो आप भी उसी का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि पढ़ने में सुविधा होगी, ठीक है। तो अच्छी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस से हो जाता है, वो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये आकर्षक हो, सुंदर हो, ठीक है। राइटिंग की तकनीक है, जैसे साज सज्जा के साथ साथ में, है ना, इसमें करना एक सीमा में ही, कुछ कहीं अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाना है, आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, है ना। डायग्राम में ग्राफ है, वेन डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। इसके थ्रू अपने आंसर को आप बेहतर कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं, जैसे आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द सीमा का प्रयोग करना है, तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से अपने आंसर को दे सकते हैं, शब्दों को कम कर सकते हैं। और जहाँ डायग्राम फ्लो चार्ट से काम चल जाता है, तो आप चाहें तो वहाँ सेंटेंस नहीं बनाकर आगे उसका एनालिसिस पर समय दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको काम करना है। फिर क्या होता है कि आंसर के प्रस्तुतिकरण में आंसर, है ना, पॉइंट वाइज लिखें या ऐसे टाइप से लिखें, है ना, यही क्वेश्चन आता रहता है कि आंसर पॉइंट वाइज लिखें या पूरा निबंध शैली में लिखें। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन का नाम ही है निबंधात्मक शैली, ऐसे टाइप स्टाइल। तो निबंधात्मक शैली में आंसर लिखना है, ऐसे टाइप आंसर लिखना, पैराग्राफ में लिखना है। और पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ में ऐसे फ्लो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, मतलब एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में आ रहे हैं, फ्लो होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि जंप करके एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद दूसरा पैराग्राफ में जा रहे हैं, लगे कि भाई जंप करना है। एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए इंटरलिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है साथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट का इस्तेमाल नहीं होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में, जो स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में राइटिंग स्किल अलग अलग होगा। किसी में पॉइंट वाइज लिखें तो बेहतर मार्क्स आएगा, किसी में ऐसे टाइप लिखें तो बेहतर मार्क्स आएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिस से धीरे धीरे कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। बातें फिर आती है कि क्या भूमिका लिखना है,
हर एक प्रश्न के आंसर के पहले जो भूमिका होती है, बैकग्राउंड, ओपनिंग, वो लिखना है या नहीं लिखना है। तो फिर वहाँ डिपेंड करता है कि आपका लेंथ कितना बड़ा होगा। भूमिका ही अगर अब जहाँ 150 शब्द का आंसर है, 100 शब्द की भूमिका लिखेंगे, जाहिर है कि इरेलेवेंट हो जाएगा। तो आपको छोटी सी भूमिका आप लिखेंगे, प्रासंगिक होनी चाहिए, रिलेवेंट, संक्षिप्त, छोटी सी होना चाहिए, और ऐसे आंसर टू द पॉइंट देना चाहिए। छोटे वाले क्वेश्चन में आंसर टू द पॉइंट, ज़्यादा भूमिका बड़ा नहीं लिखना है। हाँ, जो आपका पेपर है एस्से का पेपर है, तो एस्से का पेपर तो ऐसे टाइप पेपर ही है, तो वहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे आप, तो वहाँ पर एक रिलेवेंट एंड संक्षिप्त ओपनिंग दे सकते हैं, भूमिका देना है। उस पर हम लोग बाद में आएंगे कैसे करना है। देखिए इसमें क्या है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। पॉइंटेड मतलब पॉइंटेड लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है बस वहीं से स्टार्ट करना है, और आपके आंसर में क्वेश्चन के भाव स्टार्टिंग में दिख जाने चाहिए, उसी को प्रासंगिकता बोलते हैं। कॉपी चेक करने वाले को लग जाना चाहिए कि हाँ एकदम टू द पॉइंट लिखने वाला है बच्चा, डेविएट नहीं होने वाला है, डाइवर्ट नहीं होने वाला है, तब आपको इंटरेस्ट लेगा। कॉपी चेक करने वाला इंटरेस्ट लेगा, समझिए कि मार्क्स देगा। अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर मार्क्स आपको कट सकता है, कम मिलेगा। दूसरा कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में कैसे लिखें, अब हम पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हैं तो कंक्लूजन लिखें कि नहीं, तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, संक्षिप्त ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपने पूरे आंसर में लिखा है उसी का एक सार निकाल के नहीं लिख देना है, ठीक है ना। हाँ, विषय वस्तु का तो पार्ट हो रहेगा ही, लेकिन ये कंक्लूजन में संक्षिप्त होने के साथ साथ सारगर्भित होना चाहिए, आशावादी अप्रोच होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा ये आपको दर्शाना है, और थोड़ा सा है ना रिफॉर्मिस्ट वाला अप्रोच होना, सुधारवादी वाला अप्रोच होना चाहिए कि आखिर क्या हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है, कैसे कोई चीज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ चीज़ों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये कंक्लूजन में देना चाहिए, ताकि इससे पता चले आपका अप्रोच गवर्नमेंट के अप्रोच से मैच करता है, पब्लिक ओरिएंटेड आपके विचार हैं, प्रो गवर्नमेंट आप सोचते हैं, प्रो पब्लिक आप सोचते हैं, आपका अपना पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व सुधार वाला है, किसी को सुधार करने वाला है, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तभी आपको सरकार के अंदर रखा जा सकता है, रखने योग्य आप कहलाएंगे। ये सारी चीज़ें राइटिंग स्किल में होती है। बाकी बातें हम लोग हमेशा करते रहेंगे, तब तक इतना आप ध्यान देंगे कि राइटिंग में इससे बातों को ध्यान रखेंगे, आपकी राइटिंग बेहतर होगी। फिर भी कई समस्याएं होती हैं तो बात है ना करके आप ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ कैसे समस्याओं का समाधान करना है। थैंक यू।